नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बड़ी खबर कोलकाता से, जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ है। माझिरहाट में बारिश की वजह से पुल का एक हिस्सा गिर गया, जिसकी वजह से मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। पुल के नीचे कई लोग दबे हो सकते हैं और इस आशंका के मद्देनजर इस वक्त यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो हैं वो चलाए जा रहे हैं। कोलकाता में हाल के दिनों में पुल गिरने की यह तीसरी बड़ी घटना है। आपको बताते चले 31 मार्च 2016 को यहां पर एक बड़ा हादसा हुआ था, जब पुल का एक हिस्सा निर्माणाधीन वो पुल था जिसका फ्लाईओवर धराशायी हो गया था। और फिलहाल इस हादसे के बाबत कई लोगों के मौत की आशंका व्यक्त की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि कोलकाता में पुल का जो ये हिस्सा गिरा है उस वजह से कई लोगों के दबे होने की आशंका तो जाहिर की जा रही है और कोशिश इसी वजह से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर इन्हें निकालने की है। और इसी कोशिश के मद्देनजर यहाँ पर तमाम टीमें जो है वो पहुंची हुई हैं। कई लोगों की मौत की खबर आ रही है इस हादसे के मद्देनजर, जो दुखद है। और माझिरहाट का ये इलाका जो काफी व्यस्ततम इलाका माना जाता है, यहाँ से रेलवे लाइन यहां से गुजरती है और काफी व्यस्ततम इलाका। लेकिन राहत की बात लोगों की तरफ से इसलिए व्यक्त की जा रही है, कहा जा रहा है कि ये कैजुअलिटी कम है। अगर ये ड्यूटी आवर खत्म होने के दौरान हुआ होता तो इस रूट पर, इस इलाके में और इस पुल पर यूं कह लें तो आवाजाही इतनी ज्यादा होती है कि ये कैजुअलिटी बड़ी संख्या में नजर आ सकती थी। लेकिन वो राहत की बात जरूर यहाँ कही जा सकती है। लेकिन किस वजह से यह हादसा हुआ है, इसको लेकर के कई तरह की चीजें सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि 50 साल पुराना ये पुल था और रख रखाव को लेकर के सवाल लोगों के जहन में बार बार, बारिश की वजह से इसका हिस्सा जो है वो काफी जर्जर हो चुका था। और साथ ही साथ फिलहाल जब बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस बाबत जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि फिलहाल प्रायोरिटी ये है, प्राथमिकता ये है कि लोगों को यहां से रेस्क्यू किया जाए। ये जांच का विषय है कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ, इसके पीछे जिम्मेदार कौन लोग हैं। इन तमाम चीजों को बाद में खंगाला जाएगा, जानने की कोशिश की जाएगी। लेकिन क्या हादसों से हम सीखते हैं, उसके बाद उन वजहों को सुधारने की या दुरुस्त करने की कोशिश की जाती है, या फिर एक बार फिर से वही रूटीन काम दोहराया जाता है और हादसे अपने वक्त पर फिर से एक बार होते हैं, फिर वही रटा रटाया जवाब सामने नजर आता है। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर कोशिश ये की जा रही है कि मलबे के नीचे अगर लोग दबे हुए हैं तो उन्हें रेस्क्यू किया जाए। हालांकि जैसे जैसे चूंकि शाम के वक्त यह हादसा हुआ था और अब रात होने लगी है, वैसे वैसे यहाँ पर रेस्क्यू को चलाना और भी ज्यादा मुश्किल भरा, क्योंकि बारिश की वजह से कहा जा रहा था कि ये जो जगह है वहां पर रेस्क्यू करना मुश्किल भी नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे में फिलहाल टीमें क्या पहुंची हैं, क्योंकि कहा जा रहा था कि क्रेन सिर्फ यहां पर पहुंच पाई है अब तक, और इस वजह से रेस्क्यू जिस स्तर पर होनी चाहिए, जितनी जल्द होनी चाहिए, वो अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। हम अपने सहयोगी से जानने की भी कोशिश करेंगे। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें आपके सामने, जहां पर पहली तस्वीर में यहाँ कोशिश की जा रही है ताकि मलबे को हटाया जाए और अगर कोई इसके नीचे दबा हुआ है तो उससे बचाने की कोशिश की जाए, क्योंकि जो प्रत्यक्षदर्शी वहां पर उस दौरान मौजूद थे उनका कहना था कि गाड़ियों की आवाजाही उस दौरान पुल के ऊपर और नीचे दोनों तरफ थी। ऐसे में जब पुल का ये हिस्सा अचानक से जमींदोज हुआ तो उसके नीचे कई गाड़ियां भी आ गईं और ऐसे में कैजुअलिटी ज्यादा हो सकती है। पहली तस्वीर रेस्क्यू की और दूसरी तस्वीर उस दौरान जब यह हादसा हुआ तो अफरा तफरी का माहौल था। जो आसपास लोग मौजूद थे वो दौड़कर यहां पर पहुंचे और लोगों को बचाने की कोशिश उनके स्तर पर की गई। और फिलहाल अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशंस जो हैं वो चलाए जा रहे हैं। कई लोगों के दबे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। जो लोग घायल थे, पुल के ऊपरी हिस्से में कई गाड़ियां देखी जा सकती हैं, बस, कार, बाइक, ये तमाम गाड़ियां जो उस वक्त यहाँ चल रही थी पुल के ऊपर, वो अचानक से सहम गई, थम गई और उसके बाद उसमें बैठे हुए लोगों को रेस्क्यू करके अस्पतालों तक पहुंचाया गया है। फिलहाल ये भी कहा जा रहा है कि कई लोग मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं और ऐसे में कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द उन्हें निकाला जाए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मलबे के नीचे कई लोगों के दबे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। कोलकाता की हाल के दिनों की अगर बात की जाए तो पुल गिरने या टूटने का ये तीसरी बड़ी घटना है और एक के बाद एक घटना है जिसमें जान माल का नुकसान। पिछली घटना में 27 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। तकरीबन 70 लोग उस हादसे में 2016 में जब पुल का एक हिस्सा जमींदोज हुआ था तो 70 लोग जो हैं वो घायल हुए थे और तकरीबन 27 से ज़्यादा जिंदगियां जो हैं वो खत्म हो गई थी। और उसके बाद
एक बार फिर से यही कहा गया था कि जो लोग इसमें शामिल हैं, जहां पर खामी रही है उसे दुरुस्त किया जाएगा, जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक बार फिर से हादसा होता है और अभी कोशिश की जा रही है कि इस हादसे में कैजुअलिटी जो है वो कम से कम हो, लोगों को बचाया जा सके। आसपास के अस्पतालों तक घायलों को पहुंचाया जा रहा है, उनके ट्रीटमेंट की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन तस्वीरें देखिए, जो आशंका के तौर पर कहा जा रहा है कि कई लोग अभी इस मलबे के नीचे दबे हुए हैं, उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कितने इक्विप्ड हैं, क्या ये राहत और बचाव कार्य जो इस वक्त चल रहे हैं ये क्या काफ़ी हैं? क्योंकि यहाँ पर वक्त बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जल्द से जल्द इस भारी मलबे के नीचे अगर कोई दबा हुआ है तो उसे निकालने की ज़रूरत है। रात के वक्त ये रेस्क्यू चलाना और ज़्यादा कठिन हो जाता है और फिलहाल इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, घेर दिया गया है। यहाँ आवाजाही रोक दी गई है, लोगों को वहाँ पर मलबे तक पहुँचने से रोका जा रहा है। हालांकि जिज्ञासावश कौतूहलवश लोग यहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं और स्थानीय स्तर पर ये मानना होगा कि स्थानीय स्तर पर शुरुआत में जब यह हादसा हुआ तो स्थानीय लोगों ने ही तत्परता दिखाई, लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया और अस्पतालों तक पहुँचाया गया। कि अभी हम लोग मोहल्ला में बगल में रहते हैं, हम लोग अचानक एक आवाज सुने, उसके बाद में लोकल में पूरा इलेक्ट्रिसिटी चला गया। जब हम लोग आ करके यहाँ पर देखे तो ब्रिज गिरा हुआ है, नीचे में बहुत सा गाड़ी बाइक फंसा हुआ है। अभी यहाँ पर सीपी साहब भी आए थे, यहाँ पर पुलिस भी रेस्क्यू का काम कर रहा है, हम लोग भी यहाँ पर रेस्क्यू का काम कर रहे हैं। हाँ, उसका अंदर में होटल है। अचानक से आवाज हुआ, सब कोई तो इधर उधर साइड में था, अचानक से ब्रिज बैठ गया। अब बैठने के बाद में उसका बाद में सब गाड़ी और जितना गाड़ी था वो एक से टकरा करके सब फंस गया यहाँ पे। मरने का अभी कोई बाहर में जितना आदमी था कोई मरा नहीं है, अंदर में जो है वही अब देखा जाए कितना आदमी। हाँ, 8-9 आदमी का दबने का। गोपालगंज पुलिस ने नगर थाना के चीनी मिल रोड से गायब 3 बहनों को सकुशल बरामद कर लेने का दावा किया है। इस मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। हालांकि पुलिस ने यह खुलासा नहीं किया कि तीनों लड़कियों की बरामदगी कहां से हुई है। दरअसल पिछले महीने 27 अगस्त को थावे थाना के मीर अलीपुर गांव की 3 बहनें बाजार से अचानक गायब हो गईं, जिसके बाद परिजनों ने थाने में अपहरण को लेकर मामला दर्ज कराया था। मामले की जांच के लिए एसआईटी की टीम का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व सदर एसडीपीओ नीरज कुमार सिंह कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी बहनों की बरामदगी के लिए देश के 4 बड़े शहरों में 4 टीमों को भेजा गया। ये माना जा रहा है कि पुलिस ने तीनों बहनों को शायद विशाखापट्टनम से बरामद किया है। लड़कियों को सकुशल बरामद कर लिया गया है और इस मामले में संलिप्त एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया है। शीघ्र ही वो लोग, हमारी टीम उनको लेकर राज्य से बाहर से वापस गोपालगंज पहुंचेंगी और उसके बाद इस मामले में हम लोग और खुलासा करेंगे। इसमें दो राय नहीं कि बिहार क्राइम से कराह रहा है। बिहार में रहने वाले हर आदमी को ये महसूस हो रहा है कि वो महफूज नहीं है, चाहे वो आम इंसान हो या फिर महिलाएं। लेकिन पुलिस इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती। पुलिस की माने तो अपराध बढ़ नहीं रहा है बल्कि घट रहा है। आंकड़ों के हवाले से पुलिस मुख्यालय ने दावा किया कि पिछले साल की तुलना में क्राइम के ग्राफ में गिरावट आई है। साल तो छोड़िए, पिछले 24 घंटे पर नजर डालें तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्राइम से कराह रहा बिहार, पुलिस मुख्यालय के दावों पर सवाल। विपक्ष ने साधा सरकार पर निशाना। कुशवाहा ने सीएम को दी नसीहत। पूरा बिहार इन दिनों क्राइम से करा रहा है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में हत्या, लूट, अपहरण और चोरी की वारदातें हो रही हैं। बात यदि बीते 24 घंटे की करें तो मुख्यमंत्री के गृह जिले नालंदा से लेकर बेगूसराय तक अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। बेगूसराय में अपराधियों ने एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं बेगूसराय के ही बलिया में बेखौफ अपराधियों ने एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी। दोनों ही मामलों की पड़ताल में पुलिस जुटी है। जबकि हाजीपुर में बीती रात पूर्व वार्ड पार्षद प्रत्याशी संजीव सिन्हा की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके विरोध में लोगों ने एसपी आवास के सामने धरना दिया। तो वहीं मुंगेर में ट्यूशन पढ़ने जा रहे एक 10वीं क्लास के छात्र का अपहरण कर लिया गया। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है,
जिससे पूछताछ की जा रही है। जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में लूट का विरोध करने पर अपराधियों ने युवक को ट्रेन के आगे ही फेंक दिया, जिससे उसका हाथ कटकर अलग हो गया। बात भोजपुर की करें तो यहां भी बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। आरोप युवक के दोस्तों पर ही लगा है। गंभीर हालत में जख्मी शख्स का इलाज अस्पताल में चल रहा है। ये हाल तब है जब बिहार पुलिस मुख्यालय ने अगस्त 2017 के आंकड़ों से अगस्त 2018 के आंकड़ों की तुलना कर दावा किया है कि प्रदेश में आपराधिक वारदातों में गिरावट दर्ज की गई है। जबकि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पुलिस मुख्यालय की ओर से कल जारी किए आंकड़े पर सियासत तेज हो गई। आरजेडी ने सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है, तो वहीं सत्ता पक्ष की ओर से सफाई दी जा रही है। संजीव सिन्हा, उनकी हत्या, लगातार बढ़ता जा रहा है अपराध, डेली अपराध बढ़ते जा रहा है और ये सुशासन बाबू आंख मूंदे हुए हैं। विपक्ष जो हाय तौबा मचा रहा है, सच तो यह है कि हाल के दिनों में जो भी घटनाएं हुई हैं, लगभग तमाम जगहों पर राजद संरक्षित अपराध करने वाले लोग, उनके समर्थित लोगों ने आपराधिक घटना को अंजाम दिया। पिछले एक साल के जो आंकड़े थे उसकी तुलना में, या विगत महीनों के जो पिछले वर्ष के आंकड़े थे उसकी तुलना में, वो आंकड़ा कल मीडिया के सामने जारी किया गया। मीडिया के माध्यम से जनता को बताया गया। वो आंकड़े इस बात का स्वयं जवाब देते हैं कि पूर्व की तुलना में किस प्रकार से अपराध में कमी आई है। वैसे एनडीए की सहयोगी आरएलएसपी के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा ने भी प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता जताई और मुख्यमंत्री को खुद संज्ञान लेने की नसीहत दी। एक तरह से कहिए कि इस प्रशासन के लिए पुलिस चुनौती जैसा है, क्योंकि अब इस इलाके में इस तरह की घटना होती है तो कहीं न कहीं जो अपराधी हैं, ऐसा लगता है कि उनके मन से प्रशासन के प्रति बिल्कुल भय समाप्त हो चुका है, इसलिए ऐसी घटना होती है। पहले भी कहा है कि सीएम को खुद संज्ञान लेना चाहिए, इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। वैसे दावे चाहे जो कर लिए जाएं, लेकिन ये 5 तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह अपराधियों में कानून का इकबाल खत्म होता जा रहा है। लोग वारदातों से सहमे हुए हैं, लेकिन नेताओं को अपनी सियासत की ही चिंता सता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आपने देखा कि बिहार के तकरीबन हर जिले में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल है। बावजूद इसके पुलिस का दावा है कि बिहार में अपराध की घटनाओं में कमी आई है। एडीजी मुख्यालय एसके सिंघल ने आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया कि जुलाई के मुकाबले अगस्त में संज्ञेय अपराध में 12.07% की कमी आई है। जुलाई और अगस्त बात है कि 13 शीर्षों में 10 शीर्षों में उल्लेखनीय गिरावट आई है अपराध की स्थिति में। यथा जैसे कुल संज्ञेय अपराध हैं, जुलाई और अगस्त 2018 का मैं तुलनात्मक आंकड़ा प्रस्तुत कर रहा हूं, तो उसके अंदर कुल संज्ञेय अपराध 12.07% कम हुए हैं। डकैती 53.85% कम हुई है। लूट की घटनाओं में 29.34% की कमी आई है। गृह भेदन की घटनाओं में 5.18% की कमी आई है। पुलिस मुख्यालय दावा करती है कि अपराध में कमी आई है, लेकिन हकीकत तो ये है कि लोगों का राह चलना तक मुश्किल हो गया है। पटना में अपराधियों ने शाम ढलते ही एक डॉक्टर का अपहरण कर लिया और न केवल उनके एटीएम कार्ड लूट लिए गए, बल्कि बेरहमी से उनकी पिटाई भी की गई। अपराधियों ने उनके एटीएम कार्ड से 1 लाख रुपए का सामान और कैश उड़ा दिए। डॉक्टर साहब की गलती बस इतनी थी कि वे रात करीब 8:30 बजे अपने घर से निकले थे। इस वारदात के बाद डॉक्टर का पूरा परिवार खौफ में है। पूरा वाकया कैसे हुआ, बता रहे हैं सहयोगी संजय कुमार। एडीजी और पुलिस मुख्यालय के प्रवक्ता एसके सिंघल दावा करते हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बेटर हुआ है। मैं एक आपको पटना की घटना बताता हूं। पटना में एक डॉक्टर हैं और ये एटीएम से पैसा निकालने के लिए निकले थे।
लेकिन अपराधियों ने इनके साथ किस तरह की घटना को अंजाम दिया है इसकी बानगी आप देख सकते हैं। इनके जो आईज हैं उसमें ब्लड आ गया है, चेहरे पर चोट के गंभीर निशान हैं, बॉडी में भी कई जगह इनके निशान हैं। और एक्चुअल में क्या हुआ था आइए इन्हीं से जानते हैं। आप शाम में कितने बजे निकले थे और क्या हुआ था आपके साथ? मैं 8 बजे गया था यहाँ से जी। तो पहला गया शालीमार के पास एटीएम के पास, वहाँ पे एटीएम ख़राब था। फिर मैं आगे गया डॉक्टर्स कॉलोनी की तरफ, तो फिर वहाँ जैसे ही मैं गाड़ी रोका भी नहीं था कि पीछे से मुझे कोई ढक दिया, काला चादर है, कुछ चादर था, उससे मेरा चेहरा ढक दिया और फिर कुछ सुंघा दिया मुझे और फिर बोला कि कुछ बोलना हल्ला मत करना नहीं तो फिर मार देंगे। कितने जन थे वो लोग? कुछ 2-3 लोग थे। आपके एटीएम कार्ड उन्होंने छीन लिए? मेरे पैंट के पॉकेट से कार्ड और मोबाइल, अच्छा, पर्स पूरा ले लिया। फिर क्या जो कार्ड था उसका पासवर्ड नंबर लिया आपसे? मेरे से पासवर्ड पूछ रहा था। बताया आपने? फिर मैंने एक बार, मुझे याद, घबराहट में मुझे ध्यान नहीं आ रहा था, मैंने गलत कुछ बताया तो फिर मुझे मारने लगा। क्या चीज़ से पिटाई की थी? पहले तो हाथ से ही बहुत मार रहा था। अच्छा। किसी और जगह ले गया था। अच्छा। किसी सुनसान जगह में। कितने पैसे निकाले आपके पास? एटीएम से ट्रांजैक्शन 40,000 हुआ है और बाकी 60,000 कुछ किसी स्वाइप मशीन से ट्रांजैक्शन। मतलब 1 लाख के करीब? 1 लाख के आसपास टोटल। आप क्या करते हैं? मैं डेंटल सर्जन हूँ। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर निशांत कुमार। निशांत कुमार डेंटल सर्जन हैं और पटना में ही पोस्टेड हैं। इनके शरीर पे थोड़ा सा अगर मूवमेंट हो, शरीर में काफ़ी चोट के निशान हैं और अगर कैमरा पर्सन दिखा पाएँ तो आप देखकर हैरान रह जाएंगे किस कदर अपराधियों ने बर्बरतापूर्ण इनकी पिटाई की है और शरीर पर कई जगह चोट के निशान है। वाकई में ये हैरत अंगेज कर देने वाला वाकया है। राजधानी पटना का ये वाकया है, तो निश्चित तौर पर ये विधि व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्न खड़ा करता है और ये वाकया। और ऐसे में अगर राज्य पुलिस मुख्यालय ये कहता है कि बेहतर कानून व्यवस्था है बिहार में, तो बस अंदाजा हम और आप लगा सकते हैं कि यह कैसी बेहतर कानून व्यवस्था है अपने इस राज्य में, अपने इस बिहार में। कैमरा पर्सन राजेश के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। धनबाद के चंद्रपुरा में 4 दरिंदों ने बोकारो से लौट रही एक युवती के साथ गैंगरेप किया। इस घटना से आहत होकर युवती ने जहर खा लिया। फिलहाल उसे धनबाद पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। लेकिन सवाल अपनी जगह पर कायम है कि आखिर बेटियां जाएं तो जाएं कहां? क्या बेटियों के लिए अब ये समाज महफूज नहीं है? एक बार फिर दरिंदों ने एक लड़की की इज्जत तार तार कर दी। बोकारो के चंद्रपुरा से ब्यूटिशियन का कोर्स करके घर लौट रही युवती को 2 सितंबर की रात 4 युवकों ने रास्ते से अगवा कर लिया। अगवा युवती को दरिंदे जंगल ले गए और बारी बारी से सामूहिक दुष्कर्म किया। चेहरा न पहचान सके इसलिए दरिंदों ने युवती के चेहरे पर लगातार टॉर्च जलाए रखी। अपने साथ हुई इस दरिंदगी का सदमा युवती बर्दाश्त नहीं कर पाई और घर लौटने से पहले जहर खा लिया। हालत बिगड़ते देख परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे धनबाद पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। फिलहाल पीड़ित युवती की हालत खतरे से बाहर है। लड़की की हालत स्टेबल है, पहली बात, और उसको जो एडमिशन किया गया था, एडमिशन कोई पॉइजनिंग के नाम पर किया गया था। पॉइजनिंग के बाद उसको जो इलाज किया गया, इलाज के बाद वो काफ़ी संभली हुई है। रही बात दुराचार की बात, दुराचार के बाद अब आई है, उसके लिए गायनिक ओपीडी को दिया गया है जाँच के लिए। देखिए सर, हम लोग ग्राम पंचायत से लेके देखिए प्रभात फेरी सारा चीज़ जागरूकता किया जा रहा है, लेकिन कुछ मनचले लोग हैं जो कभी भी मौका देख के अपना वो घटना का अंजाम दे देते हैं। पुलिस का डर उनको नहीं है? पुलिस का डर है, लेकिन डर है तब ना वो भाग के निकल गया। बताया जा रहा है कि अगले कुछ ही दिनों में युवती का रिश्ता तय होने वाला था, लेकिन उसके सपनों पर दरिंदों ने ग्रहण लगा दिया। इज्जत को लेकर नहीं बताई? शायद हो भी सकता है। तो आप लोग इसको इंक्वायरी कराने के बाद मेडिकल कराएंगे उस लड़की का? हाँ, तो मेडिकल तो होगा ही ना, मस्ट मेडिकल कराना जी। आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास होगा? अब वो लड़की के बयान के बाद न कुछ होगी। इस मामले में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष का बेहद ही संवेदनहीन बयान आया है। उन्होंने रेप की घटनाओं पर कहा है कि इसके लिए सरकार दोषी नहीं है। अगर कोई रेप कर रहा है तो इसमें सरकार कहाँ दोषी है? बेटियों के साथ हो रहे सामूहिक दुष्कर्म की घटना समाज के लिए न सिर्फ कलंकित करने वाली है, बल्कि बेटियों की सुरक्षा पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है।
आखिर हम बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पाए तो फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का क्या होगा? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि पुलिस आखिर कब संवेदनशील होगी और बेटियों को बचाने के लिए आगे आएगी? कैमरामैन सहनवाज के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज 18, धनबाद। चीन दौरे के दौरान सीएम रघुवर दास ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय विभाग के मंत्री सोंग थाओ से विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही नवंबर में होने वाली ग्लोबल एग्रीकल्चर एंड फूड समिट में हिस्सा लेने के लिए चीन को आमंत्रित किया। इस मौके पर चीन के मंत्री सोंग थाओ ने झारखंड के विकास दर की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश में निवेश की काफी संभावनाएं हैं। दुनिया की जीडीपी भारत और चीन की हिस्सेदारी 30% है। दोनों देश साथ साथ काम करेंगे तो अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। सीएम रघुवर दास ने चीन के मंत्री से वार्ता को बेहद सकारात्मक करार दिया। साथ ही कहा कि पीएम के चीन दौरे में सकारात्मक पहल को ये दौरा और आगे बढ़ाएगा और दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। और अब बात करते हैं लगातार जेब पर चल रही कैची की। जी हां, पेट्रोल और डीजल के दाम में आज एक बार फिर से बढ़ोतरी देखी गई। लगातार 10वें दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं और महंगाई से जूझ रहे आम आदमी के लिए तेल की कीमतें जेब पर भारी पड़ रही हैं। तेल के रेट अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर हैं। तेल के रेट बढ़ने से ट्रांसपोर्ट के अलावा अन्य सामान भी महंगे होने के आसार हैं। गौरतलब है कि तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में लगातार गिरावट को भी एक वजह माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि तेल की कीमतें आने वाले दिनों में और बढ़ सकती हैं। बीते सप्ताह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल करीब $4 महंगा हो गया था। तेल कंपनियां 26 अगस्त से लगातार पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ा रही हैं और इससे पहले 14 मई से 29 मई तक लगातार 16 दिन तक इजाफा किया गया था। 29 मई को रेट सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया था और इसके बाद अब ये फिर से नए रिकॉर्ड बना रहा है।